इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कमोडिटी को। कमोडिटी मार्केट अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइड है गाइस, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है बुलियंस, जिसमें कवर होती है 2 कमोडिटीज, गोल्ड और सिल्वर। सेकंड कैटेगरी है बेस मेटल्स, जिसमें कवर होती है 5 कमोडिटी, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल। सबसे आखिरी कैटेगरी में आते हैं एनर्जी, जिसमें 2 कमोडिटी कवर होती है, जिसमें पहली है क्रूड ऑयल, दूसरी है नेचुरल गैस। देखिए, अब जैसा हमने इक्विटी मार्केट में समझा कि वहां पर शेयर्स पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो क्या गोल्ड कोई कंपनी है क्या? नहीं ना। अगर गोल्ड कोई कंपनी नहीं है तो इसका मतलब गोल्ड के शेयर्स भी नहीं हो सकते। बट क्या गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं? जी हां। तो इससे हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कमोडिटी भी कैसा मार्केट है? डेरिवेटिव मार्केट है। और जब भी डेरिवेटिव वर्ड आपके दिमाग में स्ट्राइक करे तो आपके दिमाग में 3-4 चीजें रिकॉल होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है डेरिवेटिव का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड होना। एक सर्टेन पॉइंट पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है और हर कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट साइज होता है। ये सारी चीजें हम इक्विटी पढ़ते वक्त भी कवर कर चुके हैं, बट है ये वही है डेरिवेटिव, बट थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक्सपायरी की बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हर 2 महीने में एक बार एक्सपायर होते हैं, वो भी 5 तारीख को, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बेस मेटल की बात करूं तो बेस मेटल के कॉन्ट्रैक्ट मंथली बेसिस पे एक्सपायर होते हैं, वो भी कब? मंथ के आखिरी वर्किंग डे में। अब आखिरी वर्किंग डे पे 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है और 31 भी हो सकती है, ठीक है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी मंथली एक्सपायरी के साथ चलते हैं, बट इन दोनों की एक्सपायरी अलग अलग होती है। जैसे क्रूड ऑयल की एक्सपायरी 18 तारीख के आसपास होती है, वहीं पे नेचुरल गैस की एक्सपायरी 25 तारीख के आसपास होती है ना। वहां पे इक्विटी में अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो सारे फ्यूचर की एक्सपायरी एक ही दिन हो रही थी, बट यहां पे कमोडिटी मार्केट में सेगमेंट वाइज एक्सपायरी जो डेट है वो अलग अलग है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट की जो साइज है वो अलग अलग है। जैसा आप देख सकते हैं यहां पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो भी कमोडिटीज है, उनके कॉन्ट्रैक्ट देखे जाए तो गोल्ड और सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का है और 2 महीने में एक बार एक्सपायर होता है। वहीं पे बेस मेटल और एनर्जी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हर महीने एक्सपायर होता है। अच्छा, रही बात लॉट साइजेस की, तो देखिए वहां पे लॉट साइजेस, इक्विटी मार्केट में लॉट साइजेस क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर। अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स तो होते ही नहीं है, तो यहां पे लॉट साइज कैसे डिसाइड किए जाते हैं? चलिए, लॉजिक समझने से पहले मैं एक बार आप लोगों के लिए सबसे पहले लॉट साइजेस लिख देता हूं, ठीक है। देखिए, गोल्ड का लॉट साइज है 100 का, सिल्वर का लॉट साइज है 30 का, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, इन सभी के लॉट साइज है 5-5 हजार के। कॉपर का लॉट साइज है 2500 का, वहीं पे निकल का लॉट साइज है 1000 का, क्रूड ऑयल का लॉट साइज है 100 का और नेचुरल गैस का लॉट साइज है 1250 का, ठीक है। तो ये सब अलग अलग लॉट साइजेस हैं, बट ये लॉट साइजेस डिफाइन क्या करते हैं, किस वैल्यू में लॉट साइजेस डिसाइड हुए उसको समझते हैं। चलिए देखिए, बेसिकली अगर आप इन कमोडिटीज पे एक बार नजर मारें तो इन कमोडिटीज को अगर हम खरीदने जाएं या बेचने जाएं तो हम इनको इनके वजन के हिसाब से खरीदते बेचते हैं, और इनके जो लॉट साइजेस है ना वो भी इनके वजन के हिसाब से ही बनाए गए हैं। जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, ठीक है, देखिए गोल्ड, अगर मैं गोल्ड की प्राइस की बात करूं तो फॉर एन एग्जांपल अभी जो गोल्ड चल रहा है, मान लेते हैं 90,000 रुपए चल रहा है। अब ये 90,000 रुपए कितने का भाव होता है? 10 ग्राम का, यानी 1 तोले का भाव होता है, ठीक है। अच्छा, 90,000 रुपए 10 ग्राम का भाव चल रहा है और इसका लॉट साइज है 100 का।
इसका मतलब 10 ग्राम इंटू 100 यानी 1000 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 kg। अगर आप गोल्ड के एक लॉट पे ट्रेड करते हैं तो आप 1 किलो सोने पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। सेम अगर मैं एग्जांपल सिल्वर का लूं तो सिल्वर का जो भाव है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए भाव है, तो ये भाव होता है 1 किलो का। हमेशा सोने का भाव 10 ग्राम का होता है, चांदी का भाव 1 किलो का होता है। अब 1 लाख रुपए पर केजी। अब इसका लॉट साइज कितने का है? 30। इसका मतलब 30 केजी का एक लॉट साइज है। अगर आप सिल्वर के एक लॉट पे ट्रेड करते हैं, आप तकरीबन 30 किलो चांदी पे ट्रेड कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्रूड ऑयल का। मान लेते हैं क्रूड ऑयल जो है वो चल रहा है 4500 रुपए प्रति बैरल, ठीक है, और लॉट साइज में कितने हैं? 100। इसका मतलब 100 बैरल का एक लॉट होता है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं, एक बैरल के अंदर तकरीबन 119 लीटर आता है। तो अगर मैं एक लॉट की बात करूं क्रूड ऑयल के, तो करीबन आ जाएंगे इसके अंदर 11900 लीटर क्रूड ऑयल। इसी तरीके से बाकी कमोडिटीज के भी लॉट साइजेस डिसाइड किए गए। तो ये लॉट साइजेस डिसाइड किए गए इनके वजन के आधार पे, ठीक है। अच्छा, मेरा मेन क्वेश्चन है व्हाई ये कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट ही क्यों करता है? क्योंकि देखिए, अगर मेरे को रियल में गोल्ड खरीदना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने शहर के सराफा मार्केट में जाऊंगा या किसी ज्वेलर के पास जाऊंगा, मैं यहां से नहीं खरीदूंगा, है ना। अगर मेरे को नेचुरल गैस चाहिए तो मैं पेट्रोल पंप जाऊंगा। अगर मेरे को जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल चाहिए तो मैं मेटल वाले के यहां जाऊंगा, यहां से नहीं खरीदूंगा। सो मैं ये जानना चाहता हूं इस मार्केट का एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों है ये मार्केट। इक्विटी मार्केट की बात करें तो देयर इज अ पर्पस कि भाई कंपनी को फंड रेज करने के लिए अपने हिस्सेदारी देनी होती है और उससे फंड रेज करता है। तो एक प्रोसेस है इक्विटी मार्केट का, एक पर्पस है। बट अगर मैं कमोडिटी मार्केट के पर्पस की बात करूं तो क्या पर्पस हो सकता है कि इतना बड़ा मार्केट एग्जिस्ट करता है? ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के दिमाग में आएगा यार गोल्ड और सिल्वर के भाव डिसाइड करने के लिए। तो अगर ये मार्केट नहीं है तो क्या गोल्ड सिल्वर का भाव नहीं है? जब ये कमोडिटी मार्केट नहीं हुआ करता था तो क्या गोल्ड सिल्वर के भाव स्टैंडर्ड नहीं थे? बिल्कुल थे। तो वो लॉजिक तो नहीं है। चलिए, ये लॉजिक डेवलप करने के लिए, लॉजिक को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन लोग, है ना। अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज 140 करोड़, है ना। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने होंगे? इंडिया में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो सकते हैं? एक बार दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अच्छा, इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रक, बसेस सब काउंट कर लो, कितने होंगे? एक्चुअल फिगर के तो मैं कह रहा हूं हम आसपास भी नहीं सोच सकते। एक्चुअल फिगर क्या है? अगर मैं अभी के थोड़े समय पहले का जो मैंने फिगर देखा था उसकी बात करूं तो इंडिया में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं 33 करोड़। यस, ओनली 33 करोड़। कुछ महीने पहले का फिगर है ये, थोड़े टाइम में चेंज हो सकता है, बट अभी जो फिगर है वो 33 करोड़ के अराउंड है। अब आप सोचो 33 करोड़ गाड़ियां रोज हिंदुस्तान की सड़कों पे चल रही हैं, तो इनको चलने के लिए क्या लगेगा? पेट्रोल और डीजल लगेगा। अच्छा, मान लेते हैं ये गाड़ियां रोड पे चल रही है, एक मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेशन पकड़ के चलते हैं कि भाई एक गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल तो खाएगी। तो अगर 33 करोड़ गाड़ियां चल रही हैं तो मेरे हिसाब से एक दिन का कंजप्शन 33 करोड़ लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पेट्रोल डीजल का? अच्छा, क्या पेट्रोल डीजल सिर्फ गाड़ियां ही कंज्यूम करती है? क्या इंडस्ट्री, शिपिंग, एयरलाइन, रेलवे कंज्यूम नहीं करती? ये भी करती हैं। तो ठीक इतना ही कंजप्शन मैं उनका भी कंट्रीब्यूट कर लेता हूं, काउंट कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम 1 लीटर का कंजप्शन रखता हूं, जो कि बहुत छोटा फिगर है एक्चुअल फिगर से, तो भी इंडिया का एक दिन का कंजप्शन पेट्रोल डीजल का जाएगा 66 करोड़ लीटर, 66 करोड़ लीटर। अब ये जो पेट्रोल डीजल है ये हमें मिलता कहां से है? ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल कंपनी से या डीजल कंपनी OMC से।
यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एसआर, रिलायंस या भारत पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल पंप्स है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यार कल पेट्रोल देना है तो चलो आज सऊदी से क्रूड ऑयल लेके आते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो ये क्या रखते होंगे अपने पास? इन्वेंट्री। क्या रखते होंगे? इन्वेंट्री। अब एज पर माय नॉलेज क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो पेट्रोल डीजल की इन्वेंट्री है ना, इसको ज्यादा नहीं रखा जा सकता गाइस। क्यों? क्योंकि इसकी इन्वेंट्री को मेंटेन करना एक कॉस्टली प्रोसेस है। इवन पेट्रोल डीजल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना भी एक कॉस्टली प्रोसेस है। तो अगर मैं एक अंदाजन बताता हूं आपको, एक छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, दैट इज नॉट अ एग्जैक्टली फिगर बट एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लेते हैं कोई भी कंपनी है ना, अगर 66 करोड़ लीटर एक दिन का इंडिया का कंजप्शन जा रहा है और कोई भी कंपनी ज्यादा से ज्यादा 20 दिन की इन्वेंट्री मेंटेन करके रखती है इस कंजप्शन को मीटअप करने के लिए, तो उसके पास एक्चुअल में इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए? 66 इंटू 20 विच वुड बी इक्वल टू 1320 करोड़ लीटर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर एक दिन का कंजप्शन 66 करोड़ लीटर है, जो कि बहुत मिनिमम फिगर से लेके आए हम, और किसी कंपनी को पर डे का ये कंजप्शन मीट करना है, तो उसके पास इन्वेंट्री अगर वो 20 दिन की भी रख रहा है तो कितने करोड़ लीटर का उसके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए पेट्रोल डीजल की? 1320 करोड़ लीटर। अगर पेट्रोल डीजल का ऑन एन एवरेज भाव 100 भी लगा दूं ना मैं, तो ये हो जाएगा 1,32,000 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, ये एक कंपनी की इन्वेंट्री की वैल्यू हो सकती है। 1,32,000 करोड़ की एक कंपनी की इन्वेंट्री की वैल्यू, वो भी कब? जब हमने 1 करोड़ लीटर से कैलकुलेशन, मतलब 1 लीटर पर व्हीकल से कैलकुलेशन स्टार्ट की थी। अब आप सोचो, ये जो इन्वेंट्री की वैल्यू है ना, ये टोटली डिपेंड करती है क्रूड ऑयल के भाव पे, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी को पता होगा कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, व्हाइट पेट्रोलियम जेली, ये सब बाय प्रोडक्ट होते हैं क्रूड ऑयल के। अब सोचो किसी कंपनी के पास ये इन्वेंट्री रखी है और क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में है ना 100 रुपए सस्ता हो जाता है, तो क्या उसका डायरेक्टली असर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और क्या वो असर करोड़ों से पड़ेगा? जी हां, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं। पॉलीकैब कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। क्या क्या बनाती है? ये वायर्स बनाती है। कौन से वायर्स बनाती है? कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर। अब ऐसा तो नहीं है कल वायर बनाने होंगे तो कंपनी का ओनर कहेगा कि चलो आज जाके कॉपर और एल्यूमिनियम लेके आते हैं, नहीं ना। ऑब्वियस सी बात है, उनके पास क्या रखा होगा? रॉ मटेरियल एज अ इन्वेंट्री में रखा होगा। ठीक है। अच्छा, हम तो फिगर सोच भी नहीं सकते कि पॉलीकैब जैसी कंपनी के पास एज अ रॉ मटेरियल कॉपर या एल्यूमिनियम की कितनी वैल्यू रखी होगी। अब कॉपर और एल्यूमिनियम का इंटरनेशनल मार्केट में या मार्केट में भाव ऊपर नीचे होगा, तो क्या आपकी इन्वेंट्री का भाव भी ऊपर नीचे होगा? बिल्कुल होगा। अगर इन्वेंट्री का भाव ही इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग रहेगा, तो क्या आप एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन पे बिजनेस कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो बेसिकली ये जो मार्केट आया था ना, ये मार्केट कभी भी ट्रेडिंग के लिए नहीं आया था। ये मार्केट का सोल पर्पस था हेजिंग। हेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो, ना कि उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो। याद रखना, हेजिंग का मेन पर्पस होता है आपको लॉस मिनिमाइजेशन करके देना, ना कि प्रॉफिट देना। ठीक है। तो ये जो कमोडिटी मार्केट था, इसका सोल पर्पस था एज अ हेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। किसके लिए? इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, ज्वेलर्स के लिए। जैसा एक अंदाजा तो लग ही गया होगा कि जो पेट्रोल डीजल का सेगमेंट है वो कितना बड़ा है। ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में गोल्ड सिल्वर का मार्केट अपने आप में बड़ा है। और अगर मैं बेस मेटल्स की बात करूं गाइस, ये मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होगा जहां पे ये मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल ना पड़े हो। ये मेटल्स, भाई हम जिस पंखे की हवा खा रहे हैं वो, हम जिस स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं इसके पार्ट्स,
हमने जो घड़ी पहन रखी है, हम जिस पेन से लिख रहे हैं, हमने जो चश्मे का फ्रेम पहना है, हर एक चीज में इन बेस मेटल का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेके मेटल बेस्ड प्रोडक्ट में हर जगह इन बेस मेटल का इस्तेमाल होता है। तो ये जो कमोडिटी मार्केट था ना, इसका सोल पर्पस था गाइस हेजिंग प्रोवाइड करना, ना कि ट्रेडिंग फैसिलिटी देना। वो तो हम लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बना दिया, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसमें ना एक बार हेजिंग का जो लॉजिक मैं बार बार बोल रहा हूं वो समझाता हूं कि कैसे। मान लेते हैं मैं कोई एक छोटा सा ज्वेलर हूं और मेरी शॉप पे 1 किलो सोना रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो 1 kg गोल्ड मेरे पास रखा हुआ है, मान लेते हैं 50,000 के भाव पे। अब 50,000 भाव तो 10 ग्राम का होता है, तो इस हिसाब से मेरे गोल्ड की वैल्यू 50 लाख हो जाएगी 1 किलो की, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मुझे ऐसा लग रहा है इस बार गोल्ड का भाव गिरेगा, है ना। मान लेते दिवाली आने वाली है और इस बार मेरे को लग रहा है गोल्ड की डिमांड नहीं आएगी, बल्कि गोल्ड का भाव गिर के कितना आ जाएगा, 45,000 रुपीज तक आ सकता है 10 ग्राम का। तो इस हिसाब से तो गोल्ड की वैल्यू 45 लाख हो जाएगी यार। तो मुझे बिना बात के 5 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे अपने दुकान के गोल्ड पे लॉस होता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। अब मैं इस लॉस से बचना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कमोडिटी मार्केट में आके अपने इन्वेंट्री को हेज करूंगा। कैसे करूंगा कि अभी जब मार्केट में भाव चल रहा है 50,000, तभी मैं क्या कर दूंगा, एक गोल्ड का फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा गाइस। कितने रुपए पे, 50,000 रुपए के भाव पे, ठीक है। अब मैंने 50,000 पे शॉर्ट किया, गोल्ड की एक्सपायरी कभी भी हो, 10 दिन बाद हो, 2 महीने बाद हो, व्हाटएवर, कभी भी हो। पॉसिबिलिटी की बात करूं तो क्या प्रोबेबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटी है, या तो भाव वही होगा, या तो भाव ऊपर होगा, या तो भाव नीचे होगा। इन तीन के अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी है नहीं, है ना। तीनों केस को समझो। पहला केस, मैंने बोला मैंने जो शॉर्ट किया है वो 50,000 पे किया है और मार्केट वहीं का वहीं रह गया, तो जब मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा तो मार्केट चल रहा है 50,000। देखा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बट मैंने अपने सर से 5 लाख की टेंशन हटाई कि नहीं हटाई, बिल्कुल हटाई। सेकंड, मैंने बोला भाई मैंने तो शॉर्ट किया था 50,000 पे और वो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सच में भी आ गया 45,000, तो इस हिसाब से जब मैं बाय करूंगा तो कितने का आएगा, 45,000 का। तो मार्केट में मेरे को कितने का फायदा हो रहा है, 5,000 पॉइंट का। अब गोल्ड का लॉट साइज कितने का है, 100 का, तो इस हिसाब से मेरे को मार्केट में कितने लाख का फायदा हो गया, 5 लाख का। दुकान में जो सोना रखा है उस पे कितने का नुकसान हो गया, 5 लाख का। देखा जाएगा जहां दुकान में मेरे को 5 लाख का लॉस हुआ, उतना ही प्रॉफिट मेरे को मेरे ट्रेड में हो गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरे सर से 5 लाख की टेंशन हट गई। अच्छा, मान लेते हैं अपोजिट चला जाता। तीसरा केस देखो आप, मैंने शॉर्ट किया था 50,000 पे, अब मैं कह रहा हूं जब मैं बाय करने जा रहा हूं, स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं सौदा, तो वो 55,000 मिल रहा है, बल्कि बढ़ गया। तो इस केस में मुझे 5,000 रुपए पॉइंट का नुकसान होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मुझे यहां पे 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। बट दुकान वाला गोल्ड जिसका भाव 50,000 था वो भी तो 55,000 पहुंचेगा, तो इसी के साथ मुझे दुकान वाले गोल्ड पे 5 लाख का फायदा होगा। दिस इज कॉल्ड प्योर मैजिक ऑफ हेजिंग। देखो आप, मुझे कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं होगा। अच्छा, एक बहुत अच्छा इसको मैं प्रूव करने के लिए एग्जांपल देता हूं। कोविड के समय की बात है जब क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड मार्केट में नेगेटिव ट्रेड हो रहा था, है ना। अब उस समय अंबानी की आप पोजीशन समझो। अंबानी का जो मेन बिजनेस है वो ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस है। अब आप सोचो, आपको कोई बिजनेस है, आपके पास इन्वेंट्री में बहुत सारा माल रखा है और अगले दिन सुबह आपको पता चले कि आपके पास जो इन्वेंट्री में माल है वो फ्री हो गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रातों रात। बट क्या अंबानी का बिजनेस ठप हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दे आर द स्मार्ट पीपल।
ये लोग क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री को यहां से हेज करके रखते हैं। बड़े ज्वेलर का बड़े होने का कारण ही यही है कि वो लोग अपनी इन्वेंट्री को हेज करके रखते हैं। आप सराफा चले जाना, सराफा में आप देखोगे मेजरली लोग कमोडिटी में ट्रेड कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो ट्रेडिंग नहीं, वो अपनी इन्वेंट्री को हेज करते हैं। समझदार लोग हमेशा कमोडिटी मार्केट का इस्तेमाल हेजिंग के लिए करते हैं, ना कि ट्रेडिंग के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज कि ये मार्केट का सोल पर्पस हेजिंग था, ना कि ट्रेडिंग था। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल पर्पस समझाया। कैलकुलेशन की बात करें तो याद रखना, अक्रॉस द सेगमेंट, आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर लें, फ्यूचर को ट्रेड करने का तरीका सेम है। जैसे हमने इक्विटी फ्यूचर्स की कैलकुलेशन समझी थी, वैसे ही कमोडिटी फ्यूचर्स की भी समझ लो। अपन क्रूड ऑयल के एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक क्रूड ऑयल का लॉट खरीदा, फ्यूचर खरीदा, ठीक है, 5,000 रुपए पे। ठीक है, अब क्रूड ऑयल का जो लॉट साइज है वो तो 100 का है, तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 लाख। ठीक है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, फ्यूचर्स में चलते हैं मार्जिन। अब एग्जांपल के तौर पे इसका जो मार्जिन है वो 10% का है, मतलब ये जो ट्रेड है ये हो जाएगा 50,000 में। ये जो 50,000 है इसको मैं हार्ड कैश बोल सकता हूं, ये मेरा खुद का पैसा है। अच्छा, अगर मैं इस ट्रेड को डिकोड करूं तो ट्रेड तो है 5 लाख का, जिसमें से मेरे हैं 50,000, ब्रोकर के हैं 4.5 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं हमने ब्रोकर से उधार ले लिया। जब भी हम ब्रोकर से उधार लेते हैं हम एक कंडीशन पे डिफॉल्ट एग्री करते हैं, वो क्या है कि मेरे अमाउंट का अगर 80% लॉस होता है तो मेरी पोजीशन क्या कर दी जाएगी, स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी। ठीक है, सेम वैसी कैलकुलेशन है जैसी हम पहले कर चुके हैं, बस प्रोडक्ट चेंज हो गया, ये कमोडिटी हो गया। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं ये जो भाव है ये आ जाता है 4,900, तो इस हिसाब से मुझे 100 रुपए का लॉस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस हिसाब से मुझे 10,000 रुपए का लॉस होगा कि नहीं होगा, है ना। अब मेरे पास कैपिटल कितना था, 50,000, बैलेंस मतलब उसमें से लॉस अगर मैं कर लूं तो कितना हो जाएगा, 10,000, तो मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा गाइस, 40,000। अब याद रखना, फ्यूचर में हमेशा कंडीशन क्या होती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रेड जो मार्जिन बताया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए। क्या वो इस समय मेंटेन है, नहीं है, तो नई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाली जाएगी और उसका मार्जिन निकाला जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कितने पैसे कम पड़ रहे हैं। तो अगर मैं नई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालूं तो वो जाएगी 4,90,000, क्योंकि 4,900 भाव चल रहा है। ठीक है, अब इसका 10% निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 49,000। तो मेरे अकाउंट में ब्रोकर के अकॉर्डिंग होने कितने चाहिए, 49,000, बट मेरे अकाउंट में है कितने, 40,000, तो मुझे कितने और डालने पड़ेंगे, दैट इज जस्ट 9,000। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने 50,000 रुपए डाले तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल मार्जिन, और ये जो 9,000 रुपए मैं डालूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, एडिशनल मार्जिन। दैट्स इट, बाकी सब सेम है ना। तो ये जो कमोडिटी मार्केट आया था ना गाइस, इसका सोल पर्पस था हेजिंग प्रोवाइड करना, किसके लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, ज्वेलर्स के लिए, या जिन कमोडिटीज यहां, जो कमोडिटीज यहां हैं उससे रिलेटेड जिनके बिजनेसेस हैं उनके लिए। ठीक है, अब रही बात एग्री कमोडिटी की, तो यार एग्री कमोडिटी जो मार्केट है वो मैं अवॉइड करने की सजेशन देता हूं कि उसमें एज अ रिटेलर हमें तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। आप देखेंगे जितने भी नामी ग्रामी जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, है ना, उनमें से मैक्सिमम लोग एग्री कमोडिटी में ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं देते, है ना, क्योंकि यार देखो एग्री कमोडिटी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे ट्रेड होता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे ट्रेड करना है तो वहां पे मैनिपुलेशन से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए मंडी जो है वो उनका गुंडा राज रहता है। एक तरीके से इनकी होती है यूनियन। मान लेते हैं सोयाबीन है,
सोयाबीन की फसल खराब हो गई तो ये लोग क्या करते हैं, सोयाबीन को स्टोर करके रख लेते हैं। अब डिमांड आ रही है और सप्लाई नहीं जाएगी तो भाव तो बढ़ेगा ही। अच्छा, भाव बढ़ जाता है, एक सर्टेन लेवल पे आके ये डंप कर देते हैं, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमें हमारे एग्री कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सारे ब्रोकर, सारे मेजर ब्रोकर ने अपनी एग्री कमोडिटी से लाइसेंस कैंसिल करा लिए थे 3 से 4 साल पहले। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन था इसमें हमने कमोडिटी को थोड़ा विस्तार रूप में समझा कि कमोडिटी में 3 सेगमेंट है और ये डेरिवेटिव मार्केट है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाते हैं, है ना, सबकी एक्सपायरी चेंज हो जाती है, लॉट साइज का तरीका चेंज हो जाता है और जो लॉट साइज डिसाइड होता है वो इनके वजन के हिसाब से डिसाइड होता है। फिर हमने कमोडिटी मार्केट का पर्पस समझा कि इसका एक्चुअल में पर्पस क्या है, जो कि हमने फिगर आउट किया कि यार ये जो कमोडिटी मार्केट है ये कभी भी ट्रेडिंग के लिए नहीं आया था, ये तो एक्चुअल में हेजिंग के लिए आया था। और किन के लिए आया था? ज्वेलर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आया था। ठीक है, फिर हमने इसकी कैलकुलेशन समझी जो कि सेम है जो हम पहले भी कर चुके हैं।